अगर इस खराब, टूटे फूटे और पहाड़ जैसे सड़क की वजह से कोई इंसान मर जाता है तो किसी को कुछ क्या फर्क पड़ता है। सरकार बस उस व्यक्ति के परिवार को ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 5 लाख रुपए पकड़ा देगी मुआवजे के तौर पर, और ये केस ऐसे ही बंद हो जाएगा और किसी को घंटा कुछ पता नहीं चलने वाला। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और इन 75 सालों में लोगों को चलने के लिए एक सही से सड़क तक नहीं मिल पा रही। साला रोड की कंडीशन देखकर ये समझ नहीं आ रहा है कि गड्ढे सड़क में है या फिर सड़क गड्ढे में। लेकिन केजरीवाल जी बार बार दिल्ली को छोड़कर गुजरात भाग जाते हैं अपना प्रधानमंत्री का शौक पूरा करने के लिए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब दूसरा इंसान अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए डिमांड करे तो आप लोग उसकी जॉब खा जाओ और अपने खुद की सैलरी बढ़ाने के लिए आप लोग विधानसभा में बिल पास करवा लो। ये कहाँ का इंसाफ है। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने के सपने के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे और ये बात किसी से भी नहीं छिपी है, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर क्लिक करके आए हो। केजरीवाल अपने इस सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उनके इस मेहनत की वजह से अभी हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकी और अब उनकी पूरी नजर गुजरात के ऊपर है, जो कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का होम टाउन है। हम इस वीडियो में गुजरात में होने वाले इलेक्शन के चक्कर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आज के इस वीडियो में हम आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए कामों की ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे और ये जानेंगे कि क्या केजरीवाल सिर्फ अपने बनावटी भाषणों तक ही सीमित है या फिर उनके द्वारा किए गए काम ग्राउंड पर नजर आते भी है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम इन मुद्दों पर डिस्कस करेंगे और इनकी ग्राउंड रियलिटी भी चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के सड़कों की। आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, ये मेरे लोकल एरिया में सड़कों की कंडीशन है। इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि इसे कोई भी देखकर ये नहीं बोल सकता कि ये सड़क है। इसकी हालत दलदल की तरह ज्यादा लगती है। असल में दोस्तों, दिल्ली सरकार को सड़कों की याद तब आती है जब इलेक्शन सर पे होते हैं, ताकि जनता को ये दिखा सके कि हाँ, हमने एक्चुअल में काम किया है और उनका वोट मांग सके। दरअसल रियलिटी ये है दोस्तों कि आज से कुछ महीने पहले तक इन सड़कों की हालत ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ महीने पहले दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन होने वाले थे और उन्हीं इलेक्शंस की वजह से इन चलती फिरती सड़क को तोड़ फोड़ दिया गया ताकि इसकी जगह पर एक नई सड़क बनाई जा सके। सरकार को 4.5 साल तक इस सड़क की कोई भी फिक्र नहीं थी, लेकिन जैसे ही एमसीडी के इलेक्शन सर पे आए, रोड बनाना चालू हो गया। अब यहाँ पर एक मूवी की तरह ट्विस्ट आता है दोस्तों, जो आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। साल 2012 में दिल्ली में एमसीडी को 3 हिस्सों में एसडीएमसी, एडीएमसी और एनडीएमसी में डिवाइड कर दिया गया ताकि ये तीनों ही बॉडीज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में डेवलपमेंट का काम अच्छे तरीके से कर सके। लेकिन इसी साल यानी साल 2022 में ही इलेक्शन के शुरू होने से पहले एमसीडी के इन तीनों बॉडीज को कंबाइंड कर दिया गया और पेपर वर्क की वजह से जो एमसीडी के इलेक्शंस होने वाले थे वो पोस्टपोन्ड हो गए और तभी से इन सड़कों की हालत बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही है। अगर इस खराब, टूटे फूटे और पहाड़ जैसे सड़क की वजह से कोई इंसान मर जाता है तो किसी को कुछ क्या फर्क पड़ता है। सरकार बस उस व्यक्ति के परिवार को ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 5 लाख रुपए पकड़ा देगी मुआवजे के तौर पर और ये केस ऐसे ही बंद हो जाएगा और किसी को घंटा कुछ पता नहीं चलने वाला। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और इन 75 सालों में लोगों को चलने के लिए एक सही से सड़क तक नहीं मिल पा रही। साला रोड की कंडीशन देखकर ये समझ नहीं आ रहा है कि गड्ढे सड़क में है या फिर सड़क गड्ढे में। ये सड़क केजरीवाल के घर से सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी पर है और इस इलाके में मेजॉरिटी ऑफ सड़कों की हालत बिल्कुल ऐसे ही है, सिवाय नेताओं के घर और उनके ऑफिस के आसपास की सड़कों को छोड़कर, ताकि जनता उनके ऑफिस में आसानी से पहुंचकर हाजिरी लगा सके। ये दिल्ली के सड़कों की हालत है दोस्तों, जिसे केजरीवाल 5 साल के अंदर पेरिस बनाना चाहते थे। एक और कड़वी सच्चाई बताता हूं दोस्तों दिल्ली के सड़कों की। अगर यहाँ पर कोई सड़क टूट फूट जाए या फिर उसमें कोई बड़ा सा गड्ढा आ जाए तो उसे रिपेयर करने के लिए लोग एक दूसरे का मुंह ताकते हैं। उसे ठीक कौन करेगा? उसे पीडब्ल्यूडी ठीक करेगी, उसे एमसीडी ठीक करेगी या फिर एनडीएमसी ठीक करेगी। और इस डिसीजन को लेने में 1 से 2 महीने आराम से निकल जाते हैं और इस दौरान वो गड्ढा 10 गुना और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली के सड़कों की हालत। लेकिन केजरीवाल जी बार बार दिल्ली को छोड़कर गुजरात भाग जाते हैं अपना प्रधानमंत्री का शौक पूरा करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं दिल्ली के हेल्थ केयर सिस्टम की, यानी कि मोहल्ला क्लिनिक की। मेरे लोकल एरिया में एक मोहल्ला क्लिनिक है और मैं वहां पर कई बार विजिट कर चुका हूं और वहां से दवाइयां भी ला चुका हूं। लेकिन मुझे 3 बार ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड कराई गई जो कि सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर एक्सपायर होने वाली थी। जब मैंने मेडिसिन काउंटर पर यह पूछा कि ये दवाइयां तो 1 महीने में एक्सपायर हो जाएगी, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये दवाइयां अभी एक्सपायर नहीं हुई है, 1 महीने के बाद एक्सपायर होगी, तब तक आपका काम चल जाएगा। ये सुनने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आया पता है? कि पिछले 3 साल से इस दवा की बत्ती बनाकर किस छेद में डाला था। जब ये दवा एक्सपायर होने को आई
तो हमें पकड़ा दिया। तो दोस्तों ये है दिल्ली के सिर्फ कुछ मोहल्ला क्लिनिक की हालत। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल ऐसे ही हैं। मैं पर्सनली कुछ ऐसे भी मोहल्ला क्लिनिक जानता हूँ जहाँ पर अच्छे डॉक्टर हैं और वहाँ पर अच्छा इलाज मिलता है और उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट भी है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली के हेल्थ केयर सिस्टम में काफी अच्छे सुधार हुए हैं और इसकी वजह से लोगों का इलाज अच्छे से और फ्री में होता है। दिल्ली में कुछ ऐसे भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर में काम करती है और वहाँ पर गरीब लोगों का इलाज, ऑपरेशन और सर्जरी बिल्कुल फ्री होती है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी रेवोल्यूशनरी बदलाव आए हैं और हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स में मोस्टली महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग आते हैं और इन लोगों को इलाज के लिए घर से ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता और इसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा खुश हैं। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, और वो है देश की सुरक्षा। आम आदमी पार्टी की सरकार देश की सुरक्षा के ऊपर कैसे काम करती है इसकी सच्चाई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग केजरीवाल जी को थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने उनको ये बोलते हुए जरूर सुना होगा कि दिल्ली पुलिस उनके अंडर में नहीं आती है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और वो होम मिनिस्ट्री को ही रिपोर्ट करती है। केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर दिल्ली पुलिस उनके अंडर में होती तो वो दिल्ली से क्राइम और क्रिमिनल्स को पूरी तरह से खत्म कर देते। अब ये बात कहां तक सही है और कहां तक गलत है मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाता हूं। अभी कुछ महीने पहले ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और पंजाब की पुलिस पंजाब सरकार के अंडर में ही आती है। आप लोग ये बात याद रखना। अभी पंजाब में कुछ दिन पहले ही खालिस्तान गैंग के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो खुलेआम पंजाब को भारत से अलग करके एक अलग देश यानी कि खालिस्तान बनाने की डिमांड कर रहे थे और इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को पंजाब पुलिस प्रोटेक्शन दे रही थी। अगर आप में से जिन लोगों को खालिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं उन लोगों को बता दूं कि खालिस्तान एक ऐसा संगठन है जो कि पंजाब को भारत से अलग करके एक अलग देश बनाना चाहता है जिसका नाम खालिस्तान होगा और वहां पर सिर्फ और सिर्फ पंजाबी लोग रहेंगे। इस प्रोटेस्ट में ये लोग खुलेआम हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और इन लोगों को पंजाब पुलिस प्रोटेक्शन दे रही थी। यानी कहने का मतलब यह है कि जब पुलिस आपके हाथ में है आप तब तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, बस दिल्ली में बैठे बैठे दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को कोसते रहते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। एक और फेमस इंसिडेंट बताता हूं दोस्तों, जब साल 2020 में दिल्ली में CAA और NRC को लेकर आंदोलन चल रहे थे तब इन्हीं की पार्टी का एक वर्कर जिसका नाम ताहिर हुसैन है उसने हिंदुओं की टारगेट किलिंग की थी और ये बात कोर्ट भी एक्सेप्ट कर चुकी है। आप इन दोनों ही एग्जाम्पल के जरिए ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार देश की सुरक्षा को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है, वरना मेरे पास और भी बहुत से एग्जाम्पल है देने के लिए। अब दोस्तों दिल्ली सरकार के डबल स्टैंडर्ड गेम यानी कि दोहरे मापदंड को समझते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा में अपनी सैलरी को लेकर एक बिल पास करवाया जिसके बाद से दिल्ली के MLAs की सैलरी 54,000 से बढ़कर 90,000 हो गई। यानी कि दिल्ली के MLAs की सैलरी में 66.67% का इंक्रीजमेंट। इस बिल के पास होने से पहले केजरीवाल जी की सैलरी 72,000 थी और अब उनकी सैलरी 1,70,000 हो चुकी है। ये बात आप लोग याद रखना। यहाँ पर दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि पिछले 9 साल से दिल्ली के MLAs की सैलरी नहीं बढ़ी है और जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है उसको देखते हुए इस बिल को पास किया गया है, यानी कि दिल्ली के MLAs की सैलरी बढ़ाई गई है। यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल है कि अगर आप राजनीति में हैं और समाज सेवा कर रहे हैं तो फिर सैलरी किस बात की और सैलरी को बढ़ाने की जरूरत क्या है। लेकिन इस जगह पर भी इन लोगों के डबल स्टैंडर्ड है। इस साल की शुरुआत में दिल्ली की आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं ने अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए और बदले में उन लोगों को मिला क्या, दिल्ली सरकार ने 884 आंगनबाड़ी वर्कर्स को जॉब से टर्मिनेट कर दिया क्योंकि वो लोग अपने जॉब पर नहीं जा रहे थे और अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और लास्ट में ना चाहते हुए भी सरकार को इन लोगों की सैलरी बढ़ानी पड़ी। और वो सैलरी बढ़ी कितनी, आप उसका डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब दूसरा इंसान अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए डिमांड करे तो आप लोग उसकी जॉब खा जाओ और अपने खुद की सैलरी बढ़ाने के लिए आप लोग विधानसभा में बिल पास करवा लो। ये कहाँ का इंसाफ है। नेताओं की सैलरी में 66.67% का इंक्रीजमेंट आया है और आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी में सिर्फ 1200 रुपए का इंक्रीजमेंट। लेकिन महंगाई तो दोनों के लिए बराबर है। सिर्फ मुस्कुराकर झूठ बोल देने से झूठ सच में नहीं बदल जाता और केजरीवाल को इसमें महारत हासिल है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केजरीवाल सरकार के। मैंने इस वीडियो में फ्री की पॉलिटिक्स और दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो में बात कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, लास्ट में मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन नेताओं को हम अपने सर पर बैठा लेते हैं वो असल में इतने अच्छे भी नहीं होते
जितना अच्छा हम उनके बारे में सोचते हैं, चाहे वो कोई सा भी नेता हो और किसी भी पार्टी से बिलोंग क्यों ना करता हो। झूठ सब बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती यह है कि हम लोग उस झूठ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे सच मान लेते हैं, और इसी की वजह से पिछले 75 सालों से यही नेता हमें बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। अगर आप इनके स्टेटमेंट को गूगल पर जाकर वेरीफाई करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन कितना झूठ बोलता है और कौन कितना सच। धन्यवाद।